हटा कर खाक को दाना उठाना सीख लेता है। हटा कर खाक को दाना उठाना सीख लेता है। परिंदे 4 दिन में फड़फड़ाना सीख लेता है। अरे गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसा कि नाजुक जिस्म भी बोरे उठाना सीख लेता है। कि नाजुक जिस्म भी बोरे उठाना सीख लेता है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व ताला व बरकातहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी लोगों को सलामत रखें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नावल की शुरुआत करने वाले हैं। आज से हम लोग 15 नंबर सबक यानी 15 चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ से 16 नंबर सबक की शुरुआत होगी जिसमें हम लोग इंटरव्यू पढ़ना है। इंटरव्यू एक ही सबक है जिसमें बैदी से इंटरव्यू लिया गया है। एकदम पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए हर एक लफ्ज़ का माना और मतलब समझते हुए एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग एकदम समझेंगे। तो जल्दी से आप कॉपी और कलम निकालें और सबसे पहले आप इमला लिखिए। आप इमला लिखिए ताकि आपका इमला मजबूत हो सके और बेहतर से बेहतर आप एग्ज़ाम में जा कर के अपने उर्दू को लिख सके। ठीक है, और एकदम अच्छे तरीके से मार्क्स ला करके, अच्छे तरीके से नंबर ला करके आप उर्दू का टॉपर बन सके। तो जल्दी से आप निकालिए, कोई लेट नहीं, कोई देर नहीं, एकदम अच्छे तरीके से लिखिए। कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और कलम से लिखना शुरू कर दीजिए। एक लफ्ज़ को, एक जुमले को हम 2 बार बोलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप लिखना शुरू करिएगा। चलिए जल्दी से लिखिए। तो शुरू करते हैं। लिखिए, किसी खास मौजू पर, किसी खास मौजू पर दो अशखास के गुफ्तगू, दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान, या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को, आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। इंटरव्यू कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। आज के दौर में, आज के दौर में इसकी काफ़ी अहमियत, इसकी काफ़ी अहमियत और अफादियत है, और अफादियत है। एकदम जिला के लिखिए, एकदम पूरा मन ला के लिखिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपका इमला होगा। चलिए, उससे इंसान की शख्सियत, उससे इंसान की शख्सियत की मुख्तलिफ जिहात का, मुख्तलिफ जिहात का तजज़िया आसानी के साथ कर लिया जाता है। तजज़िया आसानी के साथ कर लिया जाता है। यह एक मकसदी मुकामिला है। यह एक मकसदी मुकामिला है जिससे इंटरव्यू लेने वाला शख्स, जिससे इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने सामने बैठे हुए, अपने सामने बैठे हुए की सीरतो सूरत, कॉमा देख लिखिएगा, गहराई व गीराई, गहराई व गीराई, कॉमा देख लिखेंगे मिलान, फिर से कॉमा देंगे और लिखेंगे नफ्सियातो अतवार का तजज़िया, नफ्सियातो अतवार का तजज़िया मुकालमा के ज़रिया करता है, मुकालमा के ज़रिए करता है। चलिए यहीं तक छोड़ दीजिए। आपका इमला कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से आपका इमला यहाँ तक लिखवाया गया है। एकदम ध्यान से आप मिला लीजिए, वीडियो को रोक करके आप ध्यान से एक एक लफ्ज़ को मिलाइए। ठीक है, ताकि एकदम अच्छे तरीके से आपको सुधार हो जाए और आप जान सके कि हाँ इस तरीके से इमला लिखा जाता है। यहाँ पर इस होगा, इस तरीके से अलीफ और छोटा सीन होता है। ठीक है, अलीफ और छोटा सीन यहाँ से मिला लीजिएगा और लिख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए एकदम कॉपी और कलम को एकदम साइड में रख दीजिए
اور دھیان سے سنیے تاکہ ایک دم ایک بار میں ایک دم اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک بار میں پورا ڈاؤٹ کلیئر ہونے والا ہے اور اس پوری پارٹ پر آپ کمانڈ کرنے والے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں انٹرویو. آپ جانتے ہیں انٹرویو کسے کہتے ہیں؟ بے شک آپ جانتے ہوں گے, ضرور. نہیں جانتے ہوں گے تو آج جان لیجئے گا. انٹرویو جو ہوتا ہے وہ دو شخص کے بیچ میں جو بات چیت ہوتا ہے اسی کو انٹرویو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی انٹرویو دیتے ہیں, سب انٹرویو دیتے ہیں اور سب انٹرویو لیتے بھی ہیں. آپ کسی سے اپنے دوست سے بات کر رہے ہیں یا بھائی بہن سے بات کر رہے ہیں تو اس درمیان جو بات چیت ہو رہا ہے, آپ سوال کر رہے ہیں وہ اس کا جواب دے رہے ہیں یا وہ سوال کر رہے ہیں اس کا آپ جواب دے رہے ہیں, تو وہی کیا ہوگا؟ انٹرویو ہوگا. دو شخص کے بیچ میں اگر کوئی بات چیت ہو کسی خاص موضوع کو لے کر کے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تو انٹرویو کہتے ہیں. تو آئیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ کسی خاص موضوع پر دو اشخاص کی گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی بات چیت کو انٹرویو کہا جاتا ہے. ایک دم بے شک وہی تو بتایا گیا ابھی نا. یہ کیا بتایا گیا ہے؟ تو دو اشخاص کے بیچ, یعنی کسی خاص موضوع پر, کوئی خاص موضوع ہونا چاہیے, اس پر دو اشخاص یعنی دو شخص کے گفتگو یا ملاقات کے دوران آپسی جو بات چیت ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ انٹرویو کہتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر آپس میں ملاقات کیا اور اس درمیان میں کوئی گفتگو کیا, بات چیت کیا, تو اسی بات چیت کو کیا کہتے ہیں؟ تو انٹرویو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. آج کے دور میں اس کی کافی اہمیت اور افادیت ہے. یعنی آج کے دور میں اس کا دیکھا جائے نا, اس کا بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے اور بہت زیادہ اس کی افادیت ہے. افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ, نفع. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ اس کا نفع بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اہمیت اس کا ہے, مہتوپورن یہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے انسان کی شخصیت کی مختلف جہات کا تجزیہ آسانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے. یعنی انٹرویو سے کہا جا رہا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہوتا ہے, انسان کا جو ویکتو ہوتا ہے, اس کی مختلف جہات, مختلف کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ اور جہات کا مطلب ہوتا ہے پہلو. ٹھیک ہے, پہلو یعنی الگ الگ پہلو کا جو تجزیہ ہوتا ہے یعنی پرکھ ہوتا ہے, اس کو ایک دم آسانی کے ساتھ کر لیا جاتا ہے. یعنی انسان کی پرکھ ایک دم آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے ایک دم آسانی سے کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مقصدی مکاملہ ہے, یعنی مقصدی مکالمہ ہے, یعنی مقصدی یہ پورے طریقے سے ایک بات چیت ہے, مکاملہ ہے. ٹھیک ہے, جس سے انٹرویو لینے والا شخص اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کی سیرت و صورت, گہرائی و گہرائی, ملان, نفسیات و اطوار کا تجزیہ مکالمہ کے ذریعے کرتا ہے. مکالمہ مطلب بات چیت کے ذریعے کرتا ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو لینے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے سامنے جو بھی بیٹھا ہوا شخص ہے, تو انٹرویو لینے والا شخص اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی اس کی سیرت و صورت دیکھتا ہے. یعنی اس کی جو سیرت ہے, اس کی جو خوبی ہے, اس کا جو نقشہ ہے اور جو اس کا صورت ہے, ڈھانچہ ہے, اور اس کی جو گہرائی و گہرائی ہے. گہرائی مطلب ہوتا ہے مضبوطی اور گہرائی کا مطلب ہوتا ہے مطلب مضبوطی اور اثر انگیزی جو ہوتا ہے نا, پورے طریقے سے پختگی, اس کا پورے طریقے سے پرکھ کرتا ہے. اس کا ملان یعنی جو اس کی جھکاؤ ہے, رغبت ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے وہ انسان ہے. اس کے علاوہ نفسیات و اطوار, نفسیات کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہی ہیں, نفسیات کا مطلب سائیکولوجی یعنی منووگیان, من پہ جو آدھارت ہے, ذہنی کیفیات, اور اطوار کا مطلب ہوتا ہے عادتیں. ان سبھی کا تجزیہ, ان سبھی کا پرکھ مکالمہ کے ذریعے کر لیتا ہے, یعنی بات چیت کے ذریعے کر لیتا ہے. انٹرویو ایک ایسا مقصد ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس کو پرکھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. انٹرویو ہنوز, یعنی ہنوز کا مطلب اب تک اصناف اردو ادب میں اپنا مقام نہیں بنا سکا ہے, لیکن عنقریب, عنقریب کا مطلب جلد, بہت قریب, اردو کے نثری اصناف میں اس کی شمولیت ممکن ہے. شمولیت کا مطلب شامل ہونا. یعنی انٹرویو جو ہے ہنوز, ہنوز مطلب پتہ ہے نا ابھی, ہاں بہت اچھا, ہنوز مطلب اب تک. ٹھیک ہے, چلیے بہت اچھا. یہ نا بات ہوئی, دم لائن ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بتایا جائے گا. یہ چینل اسی کے لیے بنایا گیا ہی ہے کہ دم لائن ایکسپلین کرتے ہوئے دم ہر ایک لفظ کا معنی اور مطلب سمجھاتے ہوئے آپ کے اندر سے جتنا بھی ڈاؤٹ ہے سب ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ہمارے ویڈیو کو بہت ہی کم طالب علم دیکھتے ہیں, بہت زیادہ استاد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہمارے لیے فخر کی بات ہے
अल्लाह हम सभी लोग को कामयाब बनाए और आगे बढ़ाए। ठीक है, कि पूरी तरीके से हमको उस्ताद देखते हैं, हमको मालूम चलता है, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अल्लाह उनको भी सलामत रखे और उनको खूब तरक्की दे। ठीक है, तो इंटरव्यू जो होता है हनूज, यानी आज तक असनाफ उर्दू में, उर्दू की जो असनाफ है, उर्दू की जो सिन्फ है उर्दू अदब की, उसमें अपना मकाम नहीं बना सका है। यानी इंटरव्यू कोई सिन्फ नहीं है। ठीक है, लेकिन अनकरीब यानी जल्द ही उर्दू के नसरी असनाफ में इसकी शमूलियत मुमकिन है। ये मुमकिन है कि इसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अनकरीब जल्द ही। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को एकदम लाइक करिए, एकदम छोड़िए मत, लाइक करिए, एकदम लाइक करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। ये सब करने से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बस हमको हौसला मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और हौसला मिलेगा तो आपके लिए काम करेंगे, ना कि खुद के लिए। आप हमको जितना हौसला देंगे, जितना हमको सपोर्ट करेंगे, उतना जल्दी आपको आगे बढ़ाएंगे, इतना गारंटी है आपको। ठीक है, चलिए देखिए राजेंद्र सिंह बैदी, इनके बारे में पढ़ते हैं एकदम पूरा एकदम एक्सप्लेन करते हुए। जो राजेंद्र सिंह बैदी हैं, ये इंटरव्यू निगार हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू इन्हीं के साथ इंटरव्यू हुआ है, इन्हीं का एक इंटरव्यू हुआ है। किस तरीके से इंटरव्यू हुआ है हम लोग पढ़ेंगे, दम लाइन एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजेंद्र सिंह बैदी के बारे में, उनकी हालत जिंदगी, उनके बायोग्राफी के बारे में जानते हैं। देखिएगा ध्यान से, अहद हाजिर के चंद बुलंद पाया अफसाना निगारों में राजेंद्र सिंह बैदी का शुमार होता है। यानी अहद हाजिर, यानी अहद का मतलब होता है जमाना, हाजिर मतलब प्रेजेंट, यानी अभी जो दौर चल रहा है, यानी दौरे हाजिर में जो दौर चल रहा है और जो जमाना चल रहा है, दौरे जमाना में चंद बुलंद पाया यानी चंद आला दर्जे बेहतरीन जो अफसाना निगार में हैं, उनमें राजेंद्र सिंह बैदी को भी शुमार किया जाता है, उनको भी गिना जाता है। ठीक है, वो इंसानी नफ्सियात के नवाज हैं। यानी वो जो थे राजेंद्र सिंह बैदी, वो इंसानी नफ्सियात यानी इंसानी जो जहन होता है उसके नवाज हैं, यानी उसको पहचानने वाले हैं। ठीक है, दम इंसानी नफ्सियात को परख लेने वाले, वो उनको माना जाता है। ठीक है, किनको? राजेंद्र सिंह बैदी को। ठीक है, नवाज का मतलब होता है पहचानने वाला, जांचने वाला, माहिर शख्स है। जिंदगी की छोटी छोटी हकीकतें उनके अफसानों का मौजू बनती हैं। ठीक है, जिंदगी में जो छोटी छोटी हकीकतें हैं, एकदम छोटी छोटी हकीकतें, उन्हीं के अफसाने का मौजू बनती है। वो छोटी छोटी चीज़ों को भी एकदम पूरी तरीके से इसी तरीके से छोड़ नहीं देते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि उसको भी अपने अफसाने का मौजू बना लेते हैं, उस पर भी अफसाना लिख देते हैं। बैदी की पैदाइश 1 सितंबर, यकम मतलब 1 सितंबर 1915 में ईस्वी को लाहौर में हुई थी। याद रखिएगा, बैदी की जो पैदाइश हुई है वह 1 सितंबर 1915 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। ठीक है, चलिए बैदी का सबसे बड़ा कमाल उनके फन का सुनाई है। यानी बैदी जो है, इनका सबसे बड़ा कमाल यह है कि उनके फन जो है, फन यानी फनकाराना जो शख्सियत है, उनकी सुनाई है, यानी फनकारी उनकी है, हुनरमंदी है, कारीगरी है। उनके अंदर सबसे बड़ा कमाल यही है कि वह कारीगर है। ठीक है, अपने अफसानों के किरदारों को वह इस तरह से तराशते हैं जैसे एक संग तराश पत्थर के टुकड़ों को अपनी छेनी से तराश कर जिंदा और रोशन वजूद में बदल देता है। समझ रहे हैं? यानी इसमें कहा जा रहा है कि वो जो थे राजेंद्र सिंह बैदी, अपने अफसाना का जो भी किरदार होता है उसको इस तरीके से तराशते हैं जैसे एक संग तराश जो है, यानी पत्थर तराशने वाला जो शख्स है, वो पत्थर के टुकड़ों को तराश करके अपनी छेनी और हथौड़ी से पूरी तरीके से उसको तराश करके उसको पूरी तरीके से काट करके एक जिंदा और रोशन वजूद बना देता है। मतलब एक अच्छा मूर्ति बना देता है। इतना अच्छा बुत बनाता है, इतना अच्छा मूर्ति बनाता है, उतना ही अच्छा ये अपने किरदार को परख करके अफसाना बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। ठीक है, चलिए उनके अफसानों में सबसे ज्यादा चहल पहल उनके किरदारों की पैदा की हुई है। यानी वो अफसाने में सबसे ज्यादा चहल पहल, सबसे ज्यादा रौनक, सबसे ज्यादा गहमा गहमी अपने किरदार में ही से ही लेते हैं। ठीक है, उनके किरदारों में तखील की रंगीनी और पुख्ता कारी है। बैदी ने नई तशबीहें और नए इशारे भी वज़ा किए हैं। गहरी जज्बातियत, किरदारों की तहलील, नफ्सियाती तजज़िया और पस मंज़र में सच्ची ज़िंदगी, यही सब उनके मौजू और फ़नी अनासिर हैं। उनके अफसानवी फ़िक्र का मामला यह है कि वह उनके किरदारों के ज़मीर व ख़मीर का न सिर्फ हिस्सा बन जाती हैं, बल्कि एक अजब तरह की सरसारी की कैफियत पैदा कर देती है। गौर से सुनिएगा, एकदम लाइन एक्सप्लेन करते हुए सुनिएगा, ताकि आपको पढ़ाने का अगर मोहलत मिले,
पढ़ाने का अगर आपको पूरी तरीके से वक्त मिले किसी को, और पढ़ाने का पूरी तरीके से आपको जज्बा मिले कि हाँ पढ़ाने का वक्त दिया जाए आपको, तो आप पढ़ाने में पीछे ना हट सके। एक बार देखिए इसको, आप पढ़ाने के तैयार हो जाइए। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि उनके अफसानों में सबसे ज्यादा चहल पहल किरदारों का ही होता है। किरदार ही चहल पहल, किरदार में ही रौनक होती है पूरी तरीके से। उनके जो किरदार होते हैं उनमें तखील की रंगीनी होती है। तखील की रंगनी, तखील का मतलब होता है ख्याल, ठीक है, और रंगीनी मतलब खूबसूरती, यानी खूबसूरती जो ख्याल होता है, तस्वुर होता है, उसका पुख्ता कारी होता है, यानी उसका पूरी तरीके से महारत होता है। संजीदगी से ये पूरी तरीके से किरदारों में खूबसूरती ख्याल को पेश करते हैं। एक दूसरे जो किरदार होते हैं उनमें पूरी तरीके से जो भी सोचते हैं एकदम पूरी तरीके से एकदम खूबसूरत ख्याल को सोच करके उसको लिखते हैं, ठीक है। बैदी जो है वो नई तशबीह और नए इशारे भी वज़ा की हैं, यानी नई पूरी तरीके से किसी चीज़ को दूसरे चीज़ से तशबीह देना, ठीक है। मुमासलते जो होता है ना, उसको तशबीह कहते हैं, तशबीह कहते हैं, यानी तशबीह करना, किसी तुलना करना, ठीक है। नए इशारे उनमें पूरी तरीके से वज़ा होते हैं उनके अफसानों में। गहरी जज्बातियत किरदारों की तहलील, यानी नए जज्बात पर, नए एहसास पर जो पूरी तरीके से किरदारों की तहलील करते हैं, किरदारों को परखते हैं, नफ्सियाती तजज़िया करते हैं, यानी पूरी तरीके से जो जहनी जो जहन होता है, नफ्सियाती मतलब जहनी, और तजज़िया का मतलब होता है परखना, यानी जहनी परख करके पस मंज़र में सच्ची ज़िंदगी, यानी पूरी तरीके से सच्ची ज़िंदगी को ये उजागर करने की, यही सब उनके मौजू और फ़नी अनासिर है। यानी उनका जो भी असर है, जो भी मौजू है, यही तमाम चीज़ है कि गहरी जज्बातियत के साथ किरदार को दम पूरी तरीके से परखते हैं। नफ्सियाती मैंने किरदार के जो नफ्सियाती होता है, उसका जो जहन होता है उसको ही परखते हैं, और सच्ची ज़िंदगी के हालात को ये पूरी तरीके से बयान करते हैं। यही इनकी मौजू रहती है। कोई ये फ्रॉड जो होता है ना किस्म का, वो सब करते नहीं हैं, ठीक है, यानी मन गढ़ंत बातें ये नहीं करते हैं। उनके अफसानवी फिक्र का मामला यह होता है कि उनके किरदारों के ज़मीर व ख़मीर का न सिर्फ हिस्सा बन जाती हैं, बल्कि एक अजब तरह के सरसारी की कैफियत पैदा कर देती है। यानी इतने गहरा तरीके से लिख रहे, इतने परख करके लिख रहे हैं, तो ऐसे तो ना लिखेंगे। इनका मामला ये होता है कि वो किरदार जो भी होते हैं उनके ज़मीर व ख़मीर का हिस्सा ही नहीं बन जाती है। ज़मीर व ख़मीर किसे कहते हैं, तो ज़मीर व ख़मीर का मतलब होता है फितरत, मिजाज, असल तबीयत जो होता है ना, उसी का ना हिस्सा बन जाती है, बल्कि एक अजब तरीके से एकदम सरसारी कैफियत तारी हो जाती है, यानी खुशी की एकदम पूरी तरीके से कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इतने मेहनत करके वो लिखते हैं बैदी, ठीक है। चलिए लास्ट पैराग्राफ इसका है, ध्यान सुनिएगा। बैदी ने अपने अफसानों का मवाद मुतवस्सित तबका से लिया है। जो बैदी है वो जो भी अफसाना लिखते हैं उसका जो मवाद है, यानी उसका जो मजमून है, ठीक है, जो भी मालूमात जो भी लेते हैं वो मुतवस्सित तबका से लेते हैं, यानी दरमियानी जो तबका होता है, ना अमीर को देखते हैं ना गरीब को देखते हैं, सभी के वजूद से ये ले लेते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अफसानों के जरिए ज़िंदगी के तलख तरीन हकायक की तर्जुमानी बड़ी सलासत रवी के साथ की है। यानी जो बैदी हैं ये अफसानों के जरिए ही ज़िंदगी में जो तलख तरीन पूरी तरीके से तलख तरीन जो हकीकत है, इन तलख तरीन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कड़वा बुरा जो होता है, उसकी तर्जुमानी बड़ी सलासत रवी के साथ, यानी बहुत ही आसानी के साथ पूरी तरीके से की है, ठीक है। बैदी इतने हुनर के अक्लमंद थे वो, ठीक है। यह बैदी की खुशबख्ती है, यानी बैदी की खुशकिस्मती है, ठीक है, कामयाबी है कि उनके पहले अफसानी मजमुआ दानो दवाम ने ही उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचाया। समझ रहे हैं, यानी उनकी कामयाबी ही है, उनकी खुशकिस्मती ही है कि उनके पहले ही अफसाना मजमुआ, दम शुरुआती अफसाना मजमुआ लिखे जिनका नाम था दानो दवाम। क्या नाम है, दानो दवाम, ठीक है, याद रखिएगा। ये हमेशा पूछता है कि बैदी के पहला अफसाने मजमुआ का नाम क्या है, तो दानो दवाम। ये उर्दू दुनिया में धूम मचा दिया, पूरा दम वायरल हुआ पूरी तरीके से। समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से आज एक वीडियो आप लोग वायरल करते हैं, जो एकदम गंदी गंदी वीडियो होती है, गाली गलौज वाली वीडियो होती है, जो अच्छी चीज़ होती है उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन जो गाली गलौज वाली वीडियो होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, ये सभी चीज़ इस तरीके से नहीं जा रहा है। ये आपके फरिश्ते जो बैठे हुए कंधे पर, किरामन और कातिबीन, ये सब चीज़ को लिख रहे हैं कि आप कौन कौन सी हरकतें कर रहे हैं, इसका अजर मिलने वाला है क़यामत के दिन, आपके खबर में मिलने वाला है। इसलिए जितना हो सके आप उससे दूर रहें, जितना हो सके आप नमाज पढ़ें, ठीक है, नमाज पढ़ें, अपने हुस्न को संवारे नहीं, बल्कि क्योंकि कहा जाता है कि सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से अरे कुछ नहीं होने वाला, अरे नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है,
نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے، اسی لیے آپ نماز پڑھیں، یہ ویڈیو وغیرہ دیکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنا آپ اسے بچے رہیے گا اتنا ہی آپ کامیاب ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ان کے علاوہ بیدی کے ہم اثر خواجہ احمد عباس تو بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں، اتنے صلاحیت والے وہ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک لائن چھوٹ گیا نا، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، خواجہ غلام الشیدین جیسے نابغہ روزگار بھی بیدی کی عظمت کے قائل تھے، ان کے علاوہ بیدی کے جو ہم اثر خواجہ احمد عباس تو بیدی کو اردو افسانہ کا ناخدا قرار دیتے، یعنی کہنے کا مطلب کہ جو خواجہ غلام الشیدین تھے، ان کے جیسا نابغہ روزگار کسے کہتے ہیں؟ تو بہت بڑا باصلاحیت شخصیت، یعنی زمانے کا عظیم انسان جو ہوتا ہے، سب سے عظیم انسان، وہ بیدی کی عظمت کے قائل تھے، یعنی بیدی کے ایک دم پوری طریقے سے بڑائی کرتے تھے، دیوانے تھے وہ، دیوانے، سمجھ رہے نا، خواجہ غلام الشیدین کے وہ دیوانے تھے، ٹھیک ہے، عظمت کے ایک دم قائل تھے، پوری طریقے سے ان کی بڑائی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو بیدی کے ہم اثر تھے، ایک دم دوست تھے، جن کا نام تھا خواجہ احمد عباس، کیا نام تھا؟ خواجہ احمد عباس، وہ تو بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیتے تھے، یعنی اردو افسانے کا رہنما، ناخدا مطلب ہوتا ہے رہنما قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے، رہبر کہتے تھے کہ رہبر ہے آپ، افسانہ کا، اردو افسانہ کا رہبر ہے، بتا رہا ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیے گا، دھیان سے سمجھیے، سچ تو یہ ہے کہ فن اور مواد کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو ان میں ایک بیدی کا ہی نام ہوگا۔ ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مختلف دانشگاہوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ افسانوی ادب کے اس منفرد فنکار کا 11 نومبر 1984 کا انتقال ہو گیا، سمجھ رہے ہیں، یعنی سچ تو یہ ہے کہ فن اور مواد کے اعتبار سے، فن سمجھتے ہیں، جو فن ہوتا ہے اس کے اندر جو کلا ہوتا ہے، اور مواد یعنی معلومات، ٹھیک ہے، معلومات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دو بڑے بڑے لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو ان میں ایک بیدی کا نام بھی شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کئی افسانے مجموعے جو تھا، افسانوی کتاب، مجموعہ مطلب کتاب، وہ شائع ہو چکے ہیں، اور مختلف جو دانشگاہ ہے، دانشگاہ سمجھتے ہیں، دانشگاہ مطلب ہوتا ہے تعلیم دینے کی جو جگہیں ہوتی ہیں، ان کے نصابوں میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کی کتاب کو، سمجھ رہے ہیں، ان کی کتاب کو جو کالج ہوتا ہے، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، ان تمام جگہوں کے جو نصاب ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، انہیں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ افسانوی ادب جو لکھنے والے ہیں، اس کے جو منفرد فنکار ہیں، یعنی اکیلا جو فنکار ہے، سب سے انوکھا جو فنکار ہے، ان کا انتقال 11 نومبر 1984 کو ہو جاتا ہے، 11/11/1984 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کوئی دقت؟ تو یہاں تک یہ ویڈیو کیسا لگا، اس کے بعد ہم لوگ اگلے کلاس میں پڑھیں گے، ویڈیو طویل ہو چکی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگلے کلاس میں پڑھیں گے اس کو تو مزیدار طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کا وقت بہت زیادہ ہے، ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا امتحان بہت بہت دور ہے، آپ جیسے جیسے آپ کو ویڈیو جاتا ہو ویسے ویسے آپ تیاری کریے، انشاءاللہ آپ کا کامیابی قدم چومے گی، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی، پھر ہم لوگ ملیں گے اگلے کلاس کے ساتھ بہت جلد، تب تک اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ حافظ، خدا حافظ۔